बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात चोरी मुश्ताक के साथ मैं नाजरीन आप स्टूडियो में अपने मेहमानों के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है हमारा महंगाई। महंगाई पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए, सबसे पहले मैं आपको उनका तारफ़ करवा दूँ। हमारे साथ नंबर 1 पे तशरीफ़ फरमाए महमूद एजाज़ भट्ट साहब, सीनियर तजियाकार। जनाब अस्सलाम वालेकुम। नंबर 2 पे हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया सूफ़ी सलमान हाशमी साहब, सीनियर साफ़ी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मैं महमूद एजाज़ भट्ट साहब आपसे सवाल का आगाज़ करता हूँ कि महंगाई के बारे में। जो भी हुकूमत आती है वो दूसरे पे मलबा डाल देती है कि मेरे से आने से पहले महंगाई का उन्होंने ये काम कर दिया जिसकी वजह से महंगाई करनी पड़ी। जबकि जो हुकूमत बाहर होती है उस वक्त कहती है कि जी ये महंगाई क्यों हो रही है, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, इतना क्यों बढ़ गया है, डॉलर का रेट कम होना चाहिए। जब हुकूमत में आ जाती है इसकी क्या वजह है, क्यों दूसरे पे मलबा डाल देते हैं, इसकी वजह क्या है, इस बारे में ज़रा प्लीज़ बताइएगा। जी, ये बड़ा आपका चुभता हुआ क्वेश्चन है, सवाल है। और हर बंदा इस महंगाई के बारे में बात करता हुआ मुश्ताक साहब नज़र आता है। तो हम इस पे काफ़ी पहले भी वैसे बात कर चुके हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो ये आज की बात है वो मेरा ख्याल है पिछली बातों से थोड़ी इसलिए मुख्तलिफ होगी कि ये जो हुकूमत है ये आप देखें बड़ी कंसोलिडेटेड हुकूमत है। कितनी पार्टीज़, 11-12 पार्टीज़ मिल के जो है इसकी बागडोर उन्होंने संभाली है इस हुकूमत की। और ये महंगाई मार्च करते हुए आए। ये साबका हुकूमत पे यही तनकीद करते थे, 2 रुपये कोई चीज़ बढ़ती थी तो ये कहते थे कि जी बात ये इमैच्योर लोग हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो लिहाजा इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन हम जब आएंगे तो हम जो है बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, बड़े विजडम वाले लोग हैं, तो हम आके इसको जो है वो केटर करेंगे या कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये जो मैंने अभी आपके सामने थोड़ी सी तमहीद बांधी है उस इस कॉन्टेक्स्ट में है। आप देखें कि महंगाई होती क्यों है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है महंगाई। बात यह है कि जब कोई किसान, कोई मैन्युफैक्चरर जो वो प्रोडक्ट बना रहा होता है, अगर वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वो 5 रुपए में बनती है और वो जिन अज्जा से बनती है वो प्रोडक्ट, अगर वो अज्जा ही उसको 5.5 रुपए में मिलने शुरू हो जाएं, बिल्कुल, वो कैसे 5 रुपए में देगा, आप मुझे बताएं। तो बात यह है कि बिजली का यूनिट जो कि 7 रुपए या 8 रुपए महंगा हो जाए और जो उसके कंपोनेंट हैं उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कंपोनेंट, जिससे उसने फॉर एग्जांपल मैं एक लस्सी बनाने वाला या नान बनाने वाला या वो जो नान भाई है, वो किस तरह मुमकिन है कि वो जो दूध है वो उसको अगर तो उसी रेट में, साबका रेट में मिलेगा तो वो उसको मेंटेन कर पाएगा। अगर दूध ही उसको 10 रुपये किलो जो है वो ज़्यादा मिलेगा तो वो पुराने रेट पर वो उस लस्सी का गिलास देखिए 2 तरीक़ों से ही मेंटेन कर सकता है। वो या तो उसमें पानी डाल दे बहुत ज़्यादा, या उसकी क्वालिटी मतलब इतनी ख़राब कर दे कि लोग उससे कहेंगे भाई ये आप क्या बेच रहे हैं। तो या वो फिर अगर क्वालिटी को मेंटेन रखेगा तो वो महंगा करेगा उसको, फिर ही उसकी दुकान चल सकती है, उसकी शॉप चल सकती है। बात यह है जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है या प्रोडक्शन की कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट साबका रेट्स पर उन अज्जा की उसे मिलती रहेगी तो महंगाई नहीं होगी। महंगाई तब होगी कि जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, उसके जो कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट्स के वो उसको महंगे मिलने जब शुरू हो जाएंगे तो जाहिर है कि वो अपने यूजर को, कंज्यूमर को वो उसी तनासब से महंगी देगा तो वो सर्वाइव करेगा। अब बात यह है कि हुकूमतों का क्या काम होता है, हुकूमतें किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। वो इस तरह करती हैं कि वो जो कंपोनेंट्स हैं उस प्रोडक्ट के उसको सब्सिडाइज कर देती हैं। उसे कहती हैं ठीक है भाई, अगर आलमी मार्केट में 5 रुपये एक चीज़ महंगी है, आप इससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम इस तरह करते हैं, गवर्नमेंट इसमें 2.5 रुपये देती है, 2.5 रुपये आप जो है बर्दाश्त करो। वो बंदा क्या करता है, वो 2.5 रुपये नहीं करता, वो 1.25 रुपये खुद बर्दाश्त करता है, 1.25 रुपये कंज्यूमर पे डाल देता है। तो इस तरीके से वो जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में जब वो फ्लो होती है, वो जो चलती है, सर्कुलेट होती है, यूज़र तक पहुंचती है, एंड यूज़र तक, तो बड़ा माइनर से इजाफे के साथ वो पहुंचती है। लेकिन आप देखें कि अभी जो महंगाई है ये माइनर इजाफा नहीं है जी। आप देखें कि 150 से पेट्रोल जो है वो शुरू होता है, 233 पे चला गया। क्या ये माइनर इजाफा है? आप बिजली को देख लें,
अगर सपोज वो 11 रुपये 13 रुपये यूनिट था, वो 20-22 रुपये पे चला गया, तो ये माइनर इजाफा नहीं है, ये बड़ा ही ह्यूज और बड़ा लार्ज स्केल पे इजाफा है। तो इसमें दो तरीके हैं इसको, या तो गवर्नमेंट इन कंपोनेंट्स को सब्सिडाइज करे, या सब्सिडाइज नहीं कर सकती तो फिर सीधी सी बात है वो जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर है बैंक्स को कहे कि आप इसको इतना लोन दे दें इतने अरसे के लिए, तो ये आपको इंस्टॉलमेंट में या विदाउट मार्कअप जो है वो करे, उससे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाएगी उन कंपोनेंट्स को खरीदने में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महमूद इजाज़ भट्ट साहब थे ये हमारे साथ। सूफी सलमान हाशमी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट आती है, जो भी पार्टी आती है, अभी ख़ास तौर पे जिस तरह अभी जो लोग आए हैं, इत्तेहादी जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाई जिन्होंने, ये आपको लग रहा है कि ये अवाम के लिए आए हैं या सिर्फ अपने मफाद के लिए आए हैं? इन्होंने अवाम के लिए क्या किया अभी तक? महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपका क्या ख्याल है, ये इस महंगाई पे काबू पा लेंगे या नहीं? चौधरी मुश्ताक साहब, पहले तो मैं बड़ा आपका थैंकफुल हूँ कि आपने मदू किया, और आप एक माशाल्लाह बेबाक किस्म के तजिया निगार हैं और एंकर हैं, खुली बात करते हैं। ये बड़ा ही आपने ओपन सवाल पूछा है। फैक्ट तो इसका ये है कि ये सब फ्रॉड है, ठीक है। 2011 में भी जो प्राइसेस थी क्रूड ऑयल की वो 107 थी, ठीक है, आज 113 है। तो 2011 के अंदर प्राइसेस पेट्रोल की बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी, कीमतें कम रहीं। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, अब मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन ये है कि कोई भी जो सिविलाइज्ड हुकूमत होती है, अब ये जो सब आपका सवाल है, ये बड़ा ही टेक्निकल और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, कि देखें ये भी नाअहल हैं, पिछले भी नाअहल हैं, और प्रॉब्लम जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सो रही है, जिनको एम्प्लॉय किया हुआ है, जिनको सैलरी दी जा रही है, कि भी 2011 में पूरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है और आपको पता है उसके अंदर कितने बंदे मुलाजम हैं, और उनका ये काम है कि भाई उन्होंने अप टू डेट रखना है कि भाई प्राइसेस कैसे चलेंगी। और फिर वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सब ये होता है कि हेज फाइनेंसिंग होती है, कि अगर डॉलर रेट इंक्रीज़ होता है या बढ़ता है, अब देखें अमेरिका और ये जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, ये गरीब गवर्नमेंट्स को इसी तरह दबाती हैं कि भाई आप अपनी एक्सचेंज रेट बढ़ा दें। कंज्यूमर का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पेट्रोल पे है और आपकी यूटिलिटीज़ पे है। जो 3 यूटिलिटीज़ कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, उसी को हर वक्त ऊपर नीचे करके जो ऐसा कोई घर भी नहीं चलता है, तो ये हुकूमत चलाना और कंट्री चलाना, ये पाकिस्तान के लिए एक शेमफुल बात है कि हमारे पास कोई भी थिंक टैंक नहीं है जो इस सारे एनालिसिस को मैनेज करता। और इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट आए, जिस तरह जापान के अंदर हो रहा है, जिस साउथ कोरिया के अंदर हो रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहे हैं कौमें? भारत के अंदर हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। देखिए उन्होंने फ़ौरन अपनी प्लानिंग की और रूस से तेल लिया, और अपने प्राइसेस जो हैं इस वक्त उनकी बहुत कम है पाकिस्तान। तो हमारा नेबर कंट्री चाइना है जहाँ इन्फ्लेशन है ही नहीं। तो चौधरी साहब ये बेसिकली नाअहली है। अब ये आके बयानबाजी देना, कोई भी वज़ीर आज़म है, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही हैज़न्ट गॉट अ कैपेसिटी टू रन द कंट्री। दिस इज़ द प्रॉब्लम सर। बिल्कुल ठीक है जी। महमूद इजाज़ भट्ट साहब, आपने बड़ी एक गहरी नज़र रखी होती है, जो भी हुकूमत आती है, काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं और उस पर बयान शान आपके जारी होते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं मुल्क के, ये कामयाब हो जाएंगे, महंगाई पे काबू पा लेंगे? जिस टाइम ये गवर्नमेंट में नहीं थे, बाहर थे, अपोजिशन में थे, उस टाइम बड़े अपने वो ख्यालात का इजहार करते थे, पेट्रोल इस रेट पे होना चाहिए, चीनी इस 70 से ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, ये कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? देखिए, मायूसी तो कुफ्र होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल नहीं कर सकते या नामुमकिन है इनके लिए, बिल्कुल मुमकिन है। जो इंसान होते हैं वो ज़ाहिर है सिस्टम, रियासतें इंसान ही चलाते हैं, लोग चलाते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग भी हैं इनके पास। ठीक है। एक्चुअली मुझे जो लग रहा है वो थोड़ा सा जो क्राइसिस आ रहा है, यानी कि इनकी जो असेसमेंट थी गवर्नमेंट से पहले, वो शायद ठीक नहीं थी। ठीक है। इनका जो अप्रेजल, मतलब जो भी ड्राफ्ट जिसने बनाया था, वो इनको सही ब्रीफिंग नहीं दी गई या इन्होंने ली नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो, मैं समझता हूँ वो खुद बड़े परेशान हैं। आप देखेंगे मुतअद्दिद बार आपने मीडिया में भी देखा होगा, वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और भी फंक्शंस में जहाँ भी वो जाते हैं, वो बड़े परेशान नज़र आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब
अकेले परेशान नहीं है, पूरी कैबिनेट परेशान है, क्योंकि इन्होंने देखें आखिर 1 साल बाद, 1.25 साल बाद, 10 महीने के बाद इन्होंने किधर जाना है? अपने हलकों में जाना है, इन्होंने अपने लोगों में जाना है। बिल्कुल। अच्छा, अब जिस बंदे को 150 रुपए का पेट्रोल मिलता था, वो जब वो 233 रुपए का खरीद रहा है, तो क्या उसने वोट नहीं देना? इनको बिल्कुल देना है या नहीं देना, उसी ने तो देना है, उसको उसी से तो इन्होंने वोट मांगना है। जो घी जो है वो जो 250 रुपए का ले रहा था, आज वो अगर 500 रुपए का ले रहा है या 450 का, उसी से इन्होंने वोट लेना है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये परेशान नहीं है, परेशान ये बहुत हैं। अब रही कैपेबिलिटी की बात, कैपेबिलिटी बिल्कुल इनमें है और ये इसकी कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाता हूँ जी। कि प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल एक पॉइंटिंग के लिए, स्कोरिंग के लिए क्या किया जाता है कि जो पिछली हुकूमत का अच्छा काम भी होता है उसे ऑन नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है कि पिछली हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छी पॉलिसीज भी थी। इनको चाहिए कि अपनी ज़ाती अना को छोड़ के, मैं पीटीआई के भी जो थिंक टैंक्स हैं उनसे भी मेरी ये अपील है, गुजारिश है इस प्रोग्राम की वसातत से कि वो भी बैठें, ये लोग भी बैठें, और असद उमर साहब भी बैठें, शौकत तरीन साहब भी बैठें, इनके लोग भी बैठें, मिफ्ता इस्माइल साहब भी बैठें। ये सब मिल के इस चीज़ का हल ढूंढें कि जो भी अच्छी चीज़ उन्होंने की है उसको अडॉप्ट करें, और ये जो अच्छी चीज़ कर रहे हैं पिछली हुकूमत को चाहिए वो तनकीद ना करें, और एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ये आगे बढ़ें। ये मैं आपको बताऊं, महंगाई अब कंट्रोल होने वाली इनके बस की अभी बात फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर वही बात है मेरी पहली कि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं हमें होना। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये कुछ 4-5 महीने आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। असल में क्या होगा, जो यूज़र है अभी तो उसकी कैपेसिटी नहीं है ना बाइंग की, ये उसकी अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बड़ी अच्छी बढ़ा दी है, बड़ा हैंडसम पैकेज उनको दिया है। अच्छा, इस तरह जो बिजनेस तबका है, जो दूसरा तबका है, जब इसकी बाइंग कैपेसिटी थोड़ी सी ये इंक्रीज कर देंगे ना, फिर उनको महंगाई उस तरह फील नहीं होगी जिस तरह पहले हो रही थी। बिल्कुल ठीक है जी। सूफी सलमान हाशमी साहब, आपसे सवाल है मेरा कि आया ये सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हो रही है या पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है? इसकी क्या वजह है? या ये हमारी हुकूमत से ये काबू में नहीं महंगाई आ रही है, या पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है? तो इसके बारे में क्या कहते हैं? जी चौधरी साहब, बड़ा आपका वैलिड सवाल है और बड़ा ही टेक्निकल सवाल है कि देखें पूरी दुनिया में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो ब्लॉक्स बात नहीं मानते, जिस तरह टर्की है, पाकिस्तान है, इस तरह के लोग हैं। अब टर्की के अंदर आपको पता है 100% इन्फ्लेशन चल रही है, और पाकिस्तान भी उसी ब्लॉक का हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान भी अब देखें अब 30% जो रियल इन्फ्लेशन है वो 30 to 50% है इस वक्त मार्केट में। लेकिन जो हमारा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वो आपको पता है रेट्स कुछ और दे रहा है, 23 दे रहा है, 23। तो ये पॉलिटिकल देखें, मैं हर प्रोग्राम में बड़ी बात करता हूँ कि पुराने ज़माने में ये होता था कि जो इकॉनमी है वो कंट्रोल की जाती थी इकॉनमी के ज़रिए, इकनॉमिक्स के ज़रिए, लेकिन अब ये वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। अब ये फजूल बात है कि भाई आपको पता है फिगर्स भी झूठ बोल रही हैं, ठीक है सर। जब फिगर्स को आप फोरेंसिकली देखते हैं, चौधरी साहब जिसका आपको पता है मैं खुद फोरेंसिक्स एक्सपर्ट हूँ, बिल्कुल, तो फोरेंसिकली देखते हैं तो आपको पता चलता है यार ये तो फ्रॉड हो रहा है, ये तो पॉलिटिकल फैसले हैं बेसिकली। ये जो हमारे मुल्क में महंगाई है, जो वर्ल्ड में महंगाई है, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये 2011 में भी थी, लेकिन अभी फैसला करना क्यों ज़रूरी है चौधरी साहब? इसके पीछे पॉलिटिकल मूव है कि क्या पॉलिटिकल मूव जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज कर रही है या अपनी कंट्री को मैनेज कर रही है? महमूद इजाज भट्ट साहब, इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है? इसकी वजह क्या है, क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो वेलफेयर जो स्टेट्स हैं वो अपने यूज़र को, कंज्यूमर को देखें, सहूलतें भी उसी के साथ साथ बढ़ाते जा रहे हैं। मेडिकल की सहूलत है, दूसरी और फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें क्यों ज़्यादा फील होती है? क्योंकि हमारी जो रियासत है वेलफेयर स्टेट नहीं है। नहीं है। यहाँ पे एक आम आदमी
जाहिर है जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता है वहां भी धक्के खाता है, जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है उससे ज्यादा धक्के खाता है, तो उसको तो ज्यादा महंगाई लग रही है ना जी। तो बात ये है कि वो जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनकी इन्फ्लेशन या मोड ऑफ इन्फ्लेशन वो हमारे मोड ऑफ इन्फ्लेशन से बड़ा ही डिफरेंट है, बिल्कुल मॉडल अलग है। मैं जो सब आपकी तवज्जो के लिए अपने नाजरीन के लिए भी, ये जो पाकिस्तान में महंगाई है मैं आपको बताऊं वो सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनेशनल जो फिगर्स हैं या इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसकी वजह से वो ऊपर नीचे है, लेकिन कुछ हमारे लोकल फैक्टर्स हैं, मैं उसकी निशानदेही करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जो गंदम के डीलर हैं, जब वो मुझे बताएं 10-10 हज़ार बोरी स्टॉक कर लेंगे, चीनी जो है आपकी स्टॉक हो जाएगी, और वो इंतजार करेंगे भाई यार जरा 2 दिन बाद पेट्रोल बढ़ने दे, हम जो फॉर एग्जांपल 1000 वाला बैग है ना वो हम फिर 1500 में बेचेंगे। अब ऐसे जो लोकल जखीरा अंदोजी है, जो ऐसे स्टॉकिस्ट हैं, फिर दूसरा ये है उसकी क्वालिटी को जो उसके अंदर अडल्ट्रेशन करते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इलाकाई प्रॉब्लम है। ये अमेरिका तो नहीं कह रहा कि आप जनाब वो उसमें मिर्चों के अंदर वो रेत मिलाएं या फलां चीज़ मिलाएं। ये देखें इन्होंने अभी वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, तो वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर अभी जिनका चल रहा है वो हमें पता है किसका चल रहा है, वो सबको पता है, ठीक है उनका चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर ये तो नहीं कहता कि हम दूध में पानी मिलाएं, वर्ल्ड ऑर्डर ये तो नहीं कहता कि आप 5-5 हज़ार बोरी जनाब खाद की जो है वो छुपा के बैठ जाएं और सिर्फ इतना इंतजार करें कि जनाब आज पेट्रोल रात को महंगा होगा तो हम कल से वो बैग बेचना शुरू करेंगे। तो गवर्नमेंट का क्या काम है, ऐसे इलाकाई जो आपकी रीजन हैं या वजूहात हैं या फैक्टर्स हैं उनको तो ये कंट्रोल कर सकते हैं ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी कर सकती है, डीसी साहबान, कमिश्नर साहबान, एसी साहबान, तो इस मशीनरी को हरकत में आना चाहिए। ये जो लोकल फैक्टर्स हैं इसको तो कम से कम इसका तदारुक करें तो महंगाई फिर भी 5-7% नीचे आ जाएगी। हाशमी साहब आपसे सवाल है कि जो हमारी हुकूमत बनी हुई है काफ़ी जमातों ने मिलकर बनाई है, इसमें दिन ब दिन मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है इस हुकूमत में? जो साहब ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। इसमें ये है कि जो हुकूमत आई है वो वी वेलकम द न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है हम जर्नलिस्ट हैं, हम हर एक को वेलकम करते हैं, ठीक है, हम किसी की एंटी नहीं है। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड भी इनकी बहुत अच्छी है, इन्होंने मेट्रो बनाई है, मोटरवे बनाई है, बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं और बड़ी अच्छी पाकिस्तान को एक न्यू शेप दी है इन्होंने। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है कि अभी 10 महीने में, 15 महीने में, 2 साल के अंदर क्या ये डिलीवर कर सकते हैं, ये मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये फ़ैसले किए जा रहे हैं अवाम के ख़िलाफ़, सारे फ़ैसले ये अवाम के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, गंदम की रेट बढ़ा दो, ऑयल के रेट बढ़ा दो। देखें अब इससे क्या होगा कि जो 22 करोड़ अवाम है चोई साहब, वो इनसे हट जाएगी, वो अब इनके साथ नहीं चलेगी। हमारे पास जो बेस्ट मॉडल है इस वक्त फॉलो करने के लिए वो चाइना है, ठीक है, हमें चाइना के पास जाना चाहिए, चाइना के थिंक टैंक के पास जाना चाहिए कि भाई आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन इस वक्त कंट्रोल्ड है, अमेरिका में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, यूरोप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, अनकरीब उधर जो है कोई भी हालात ख़राब हो सकते हैं, फूड शॉर्टेज हो सकती है। ये महमूद इजाज़ भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं जो इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है जिसकी वजह से ये मिल के इन्होंने हुकूमत बनाई और चला रहे हैं, इसमें ज़्यादा नुकसान कौन उठा रहा है अभी महंगाई की वजह से? देखिए सीधी सी बात है, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो लूज़र है इस वक्त, ठीक है, मैं साफ कहूँगा मैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है सबसे बड़ी जो इस वक्त जो बेनिफिशरी है इस हुकूमत की और अपोजिशन की, सब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो जरदारी साहब की जो है मुफाहमत की जो पॉलिसी है वो दूर बैठ के वो जो रिमोट कंट्रोल से सारे इवेंट्स को मैनेज कर रहे हैं वो बेनिफिशरीज में हैं, और नून लीग जो है वो लूज़र है। लेकिन नून लीग जो है वो अपने लूज ठीक है वो कर रही है, लेकिन अगर वो मैनेज कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट होगी। आखिरी बात का इजाफा करता जाऊँ कि देखें नाजरीन, और इस चैनल की वसातत से भी मैं ये बात करूँगा कि हमें अब अपना हुकूमतों को चाहिए अपना लाइफस्टाइल जो कल्चर है वो चेंज करें। 22 करोड़ लोगों को ट्रेन करें कि आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे तब्दील करना है, और रिविजिट करें अपनी इकोनॉमिक जो मॉडल है उसको। आप जो आपकी एक्सपोर्ट है, जो इंपोर्ट है, इस मॉडल को सब चेंज करें। आप लोकल रिसोर्सेज पे, लोकल प्रोडक्ट्स पे लोगों को लेके आएं। आप 2-3 साल के अंदर अंदर यकीन करें अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं।
हाशमी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि FATF ये क्या चीज़ है? जो सब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और मेरे साथ भट्ट साहब बैठे हैं, वो माशाल्लाह इस पे काफ़ी एक्सपर्ट रखते हैं। तो ये बेसिकली एक टास्क फोर्स है जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, आपको पता है मैंने भी फोरेंसिक में जी। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इसीलिए ये लॉस- सवाल मैंने जी, आपसे जी। किया और आपसे पूछा ताकि हमारे नाजरीन को भी पता जी, चल सके। असल में ये बैंकिंग कंट्रोल है बेसिकली। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो पाकिस्तान के अंदर पैसा आता है, डॉलर आते हैं, ठीक है। जो हम IMF से पैसे लेते हैं उससे ज़्यादा आता है, तो ठीक। उसकी वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अलार्म बजाया कि भाई ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, आपके पास क्यों आते हैं पैसे ज़्यादा। ठीक है। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये टेररिज्म मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आ रहा है। लेकिन पिछली गवर्नमेंट इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी रही, जिसने 34 में से 32 पॉइंट्स उनके कवर किए, और अभी जो नई गवर्नमेंट है उसके भी डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही, और इंडिया के लिए ये शर्मनाक बात है कि उन्होंने अपनी लॉबी की और पाकिस्तान को नुकसान देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिसी थी मेकर थे, FATF के जो मेंबर्स थे, जो आर्मी के ग्रुप था, जो इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप था, जो पॉलिटिकल ग्रुप था, उनमें आहंगी बहुत ज़्यादा थी, और माशाल्लाह हमने ये विन किया है केस। तो पाकिस्तान के लिए अब बहुत खुशहाइन बात है, अब हमें बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, चार्जेस कम हो जाएंगे, फ़ॉरेन ट्रांसफ़र सस्ती आएगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्वेश्चन वही है कि क्या पाकिस्तान में फ़्रॉड ख़त्म होगा तो फिर पैसे आएंगे, अदरवाइज़ तो आपको पता है क्या होगा। जी जाज भट्ट साहब, जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, अब क्या आप समझते हैं कि माशाल्लाह खबरें सुन रहे हैं कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल चुका है, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? इस बारे में क्या नहीं, कहते हैं? खैर वो जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी वो तो उन्होंने परसों जो है वो तो उसको कर दिया, इनको ठीक है। रिलैक्स कर दिया। ठीक है। तो बाकी मुकम्मल एलामिया और मुकम्मल नोटिफिकेशन तो अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक लेकिन है। वो जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी या जो भी बॉन्डेजेस थी वो उन्होंने रिलैक्स कर दी हैं पूरी ठीक है। दुनिया में। तो उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म में पाकिस्तान की वायलेशंस थी, और वो जो फाइनेंस का मिसयूज़ था, वो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंकों के थ्रू था या कमर्शियल सेक्टर बैंकों के थ्रू था या वो मनी लॉन्ड्रर के थ्रू था, तो देखें उस पर काफ़ी काम किया गया। और इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो आर्मी है उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो इसकी सारी रिपोर्टिंग है ये इंटेलिजेंस रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। ठीक है। देखें हर बंदे को, तो मुझे या आपको तो नहीं पता कि भाई अफगानिस्तान से कौन सी पेमेंट आई है और वो अमेरिका कैसे गई है, तो ये इंटेलिजेंस रिसोर्सेज पे सारी चीज़ थी। लेकिन इस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और माशाल्लाह पाकिस्तान की कौम को भी मुबारक मैं देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से। और इंशाल्लाह ताला ग्रे लिस्ट से अब हम निकल चुके हैं, और हमें चाहिए कि आगे जो अपनी पॉलिसीज़ को पॉजिटिव वे ट्रैक पे लाएं, ताकि दुनिया हमें ये इल्ज़ाम ना दे कि जी इनको जो भी पैसा आप देते हैं ये इन चीज़ों में, मनी लॉन्ड्रिंग में, फ्रॉडुलेंट में और टेररिज्म की जो है वो शिकार हो जाती हैं, जो उसके जो है उसमें यूज़ होती हैं। माशाल्लाह जी हाशमी साहब, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहा है, तकरीबन निकल चुका है। इसका आप क्रेडिट किस पार्टी को देते हैं? सर क्रेडिट तो सीधा सीधा PTI को, लेट्स बी रियलिस्टिक, ठीक है, इमरान खान को जाता है इसका क्रेडिट। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम तो अनबाइस्ड लोग हैं, हम तो किसी की साइड नहीं लेते। तो इमरान खान की बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, उनकी जो टीम थी कुरैशी साहब की, वो बड़ी अच्छी टीम थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही थी पीछे, बेसिकली उनका काम था। इमरान खान साहब तो आपको पता है खुद अकेले तो कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, तो ये जो पीछे थिंक टैंक थे, ये इतनी एजेंसीज़ के बंदे जो काम कर रहे थे, बेसिकली उन्होंने मैनेज किया है बैंकिंग रेगुलेशंस और लॉज, इंटरनेशनल लॉज। और आपको पता है फेडरल रिज़र्व बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है, जो कि वॉच करता है हर TT को। तो वो सारी टीटियाँ जो थी, उनके जो स्टैंडर्ड्स थे माशाल्लाह पाकिस्तान ने फॉलो किए हैं। और अब इंशाल्लाह ताला हमारी जो बैंकिंग है इंटरनेशनल लेवल की, माशाल्लाह अब हमारी रैंकिंग जो है, और हमारी जो ब्लूमबर्ग के ऊपर जो हमारी क्रेडिट रेटिंग आएगी किसी भी एजेंसी में, तो वो बहुत अच्छी आएगी। उससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो शेयर्स हैं कंपनीज़ के वर्ल्ड लेवल पे, जो हमारी PLC कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं बाहर के मुल्क में, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बैंकिंग करने में आसानी होगी। हुंडी के ज़रिए पैसे लाना महंगा पड़ता है उन्हें, तो वो अब सारे बैंकिंग के ज़रिए पैसे आएंगे, और पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला बहुत गुड न्यूज़ है सर। महमूद इजाज़ भट्ट साहब, आप क्या इस हुकूमत को भी क्रेडिट देते हैं, तादी हुकूमत को, कि इसने भी कोई ऐसा काम किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए? ठीक है, बिल्कुल जी, मैं क्रेडिट देता हूँ।
वजह यह है कि FATF का जो इशू चल रहा था तो उसमें एक बैरियर आ गया था जब इमरान खान साहब रशिया गए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो ब्लॉक गेम्स है दुनिया की वो डिस्टर्ब हो गई थी सारी। तो इस गवर्नमेंट ने उसको नॉर्मलाइज किया एक्चुअली। वो जो एक पोलराइजेशन हो गई कि वो जो पोल था ना, यानी कि अमेरिकन पोल और रशियन पोल, तो हमने क्या किया, हमने टिल्ट कर दिया रशियन पोल की तरफ। तो इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट तो देना चाहिए, इन्होंने बहरहाल न्यूट्रल रहते हुए, दरमियान में रहते हुए इन्होंने उस पोलराइजेशन को ख़त्म करके और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो भी उनके इंडिकेटर्स थे उसको फॉलो करने की यकीन दहानी कराई। तो ये क्रेडिट तो इन्हें देना पड़ेगा। अब हाशमी साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि कोई ऐसा किरदार रखे, कोई ऐसे काम करें जो भी हुकूमत आए, ताकि पाकिस्तान के लिए दोबारा कोई मुश्किलात ना बढ़ जाए। जिस तरह ग्रे लिस्ट में चले जाना ये बड़ी एक शर्मनाक खबर होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर देखिए, कोई भी घर है चोई साहब, कोई भी मोहल्ला है, कोई भी सिटी है, कोई भी कंट्री है, वो मैनेज कैसे होती है, बेसिक फार्मूला है उसका। बेसिक फार्मूला ये है कि जब हम बेसिक्स में जाते हैं कि हमें एक तो सही काम करने चाहिए, पॉजिटिव बिजनेस करना चाहिए, नेगेटिव बिजनेस में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और कोई भी कंट्री है, देखिए अब चाइना है, कितना चुपचाप करके वो पूरे वर्ल्ड के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है उनकी, कोई वो हर चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, FATF हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो सारे उनके SOP फॉलो करते हैं चाइना वाले, और माशाल्लाह वो अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चोई साहब सबसे अच्छी बात ये है कि एक्सपोर्ट्स पिछली गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट के अंदर जो इन्होंने गैस शॉर्टेज की है फैसलाबाद के अंदर, आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर बैठ गई है, और हमारी जो टेक्सटाइल का बुरहान आ रहा है वो एक अलहदा बुरहान है। तो हमें बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें अपनी स्किल्ड लेबर जो है, हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है चोई साहब, हमारे पास लेबर भी स्किल्ड नहीं है। हमें दुनिया 22 करोड़ अवाम है, अगर हमारा 1 लाख 2 लाख बंदा यहाँ से बाहर जाता है स्किल्ड लेबर पे, और वो जो ज़र मुबादा जो कि फ़ॉरेन एक्शन जो है, हमारा जो एक्शन अभी करने वाला है वो ये है पाकिस्तान के डॉलर लाने का, क्योंकि हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट अच्छी नहीं कर रहे, हम रॉ चीज़ें दे रहे हैं, अपने पहाड़ काट काट के रॉ ऑयल बाहर भेजते हैं रिफाइनरी करने के लिए। तो पाकिस्तान एक बहुत थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हमें फ़ॉरेन रिज़र्व्स, हमें लोन नहीं चाहिए चोई साहब। जब तक हम ये लोन के चक्करों से बाहर नहीं निकलेंगे हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमें अपने पैसे चाहिए, मजदूरी करके, आसान ज़बान में मैं समझा रहा हूँ, जब तक हमारा जवान नस्ल पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क में जाके मजदूरी नहीं करेगा और वो पैसे पाकिस्तान नहीं भेजेगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता सर। सही बात है जी। महमूद इजाज़ भट्ट साहब, ये हमारे अंदर अक्सर मैंने देखा है, बल्कि आप भी देख रहे हैं कि हमारी हुकूमतों में अखलाकी जुर्त क्यों नहीं होती है। अगर साबका हुकूमत को अच्छा काम करके जाती है तो क्यों नहीं उसको मुबारक देते हैं कि उसकी वजह से ये हमें फ़ायदा हुआ या उन्होंने ये अच्छा काम किया। जैसे ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने में आज से पहले वाली हुकूमत ने, तरीके इंसाफ ने बड़ी कोशिश की है, तो इसकी वजह क्या है? सर मैं मुश्ताक साहब आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ कि जब जॉर्ज बुश साहब जो जूनियर थे वो जा रहे थे और बराक ओबामा साहब में भी वो आ रहे थे, तो मैंने उनकी जो प्रेसिडेंशियल तकरीब थी, वो जो हैंडिंग टेकिंग की होती है, वो पहला दिन वो मैंने देखा, तो उसमें मैंने ज़बरदस्त मंजर देखा कि बिल क्लिंटन साहब भी मौजूद थे, बिल्कुल, बुश साहब भी मौजूद थे, बराक ओबामा साहब भी मौजूद थे, सेनेटर कैरी भी मौजूद थे। और आप देखें कि पिछली जो इंतज़ामिया थी वो उनको हैंड ओवर कर रही है नई इंतज़ामिया को, बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पे जी। क्या बात। तो मुझे बड़ा ये एक शौक इस लिहाज से हुआ, मैं चौंका, मैंने कहा यार ये जो अमेरिका सुपर पावर है, तो रियली वो सुपर पावर इसीलिए है कि उसकी अपोजिशन, उसके सेनेटर, उसके पार्लियामेंटेरियन, उसके प्रेसिडेंट्स, चाहे वो एक्स हो प्रेजेंट हो, वो सब एक पेज पे है। और वो पेज कौन सा है? वो अमेरिका की तरक्की का पेज है। हमारे पास पेज है एक दूसरे की टांगे खींचने। अगर पाकिस्तान भी इस रवायत को फॉलो करे, हमारी सियासी जमातें भी, तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक है। हाशमी साहब, आप ज़रा अवाम के लिए कोई ऐसा मैसेज दें जिससे अवाम कल को दोबारा फैसला सही कर सकें, कि इन लोगों की दोबारा बातों में ना आ सकें, सोच समझ कर फैसला करें, अभी भी उनके पास टाइम आ रहा है जी। पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान बन के सोचें, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपने ऊपर टैग मत लगाएं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा कहें, जो बुरा काम कर रहा है उसको बुरा कहें। सबसे पहले हमें करेज ये लेके आनी। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, हमें अपना घर के लिए पहले सोचना है, मुल्क हमारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हमें फ़ौरन चीज़ें इस्तेमाल करना बंद करें, अपने मुल्क की देसी चीज़ें रहें। देसी आदमी हैं आप, देसी बन के रहें। वलैती बन के रहेंगे तो आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान एक इतनी अच्छी कंट्री है जहाँ इतने मौसम हैं, इतनी सारी चीज़ें। अपनी लाइफ को सादा करें और आराम से ज़िंदगी बसर करें। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद और हम पाकिस्तान के साथ हैं। महमूद इजाज़ भट्ट साहब, आप कोई ऐसा मैसेज दें कि दोबारा फिर अवाम 5 साल के लिए परेशान ना रहें, बजाय कि 5 साल फिर दोबारा इंतज़ार करें, तो अभी सोच समझ कर फैसला करें। आप उनको कोई ऐसा मशवरा दें। ये सीधी सी बात है जी, वो जब वोट देने लगे तो कम से कम 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि यार वो जिसको वोट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं वोट उसको, ठीक है, और वो बंदा क्या वो इसका अहल भी है कि नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अहल लोगों को वोट दें, ठीक है, लेट आएगी दुरुस्तगी और हम लेट थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन ये है कि अच्छे लोग आगे आएंगे, आपके सही नुमाइंदे आगे आएंगे। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्टोरल जो प्रोसेस है हमारा, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो सोच समझ कर वोट दें। सोच समझ कर वोट दें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारी कोशिश होती है कि हकीकत से आपको आगाह किया जाए, फ़ैसला आपके हाथ में है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस शर्त के साथ कि ना सिर्फ आप अपना बल्कि अपने आस पास दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। मुझे और मेरे मेहमानों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।